हेलो बच्चों, आई होप इससे पहले वाला टॉपिक माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया होगा। उसकी जो भी डेरिवेशंस है, फॉर्मूलाज है, रे डायग्राम्स है, एक बार खुद उनको ड्रॉ करके और सॉल्व करके देख लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, नहीं तो फिर टेलीस्कोप में भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीज़ें मैं उसमें बता चुकी हूँ। आज हम करेंगे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक चल रहा है, उसमें सेकंड है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप हम कर चुके हैं, टेलीस्कोप अब ये टेलीस्कोप भी आगे दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो आज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में, यानी यहाँ पर रिफ्रैक्शन करेंगे। रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? लेंसेज के केस में होता है, मीन्स हम लेंस यूज करेंगे। और जो इसका सेकेंड टाइप ऑफ टेलीस्कोप है दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग यानी रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? मिरर में। तो उसमें हम मिरर का यूज करेंगे, वो इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो टेलीस्कोप दो टाइप के, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। आज हम करेंगे रिफ्रैक्टिंग। और टेलीस्कोप का पता है आपको मेन एम क्या है, किस लिए यूज किया जाता है? दे आर यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर के ऑब्जेक्ट की पास इमेज देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। और जैसे हमने माइक्रोस्कोप में दो दो केसेस किए, सिंपल माइक्रोस्कोप के भी दो, कि एक बार जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है और एक नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी इमेज बन रही हो आपकी इंफिनिटी पर। और सेकेंड कंपाउंड में भी हमने ऐसे ही दो केस करे, कि एक बार जब आपकी नॉर्मल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है और नेक्स्ट केस में जब आपकी इमेज इंफिनिटी में बन रही है। तो दो दो केस किए। ऐसे ही हम टेलीस्कोप के भी दो केस करेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के। फर्स्ट जिसमें इमेज आपकी इंफिनिटी में बन रही होगी, और सेकेंड जिसमें आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन रही होगी। अब आ जाते हैं इनको करने स्टार्ट करने से पहले इनके रे डायग्राम पे, तभी हम फॉर्मूले फाइंड आउट कर पाएंगे। और रे डायग्राम्स बनाने के लिए आपको याद हो माइक्रोस्कोप में हमने पहले वाला लेंस यानी जो ऑब्जेक्ट के पास है वो छोटा लिया था साइज में, और जो बड़ा वाला बाद वाला लेंस था वो बड़ा लिया था, आई पीस वाला जो आई के पास होता है। क्यों? इसका मैं रीजन बता देती हूँ अभी आपको। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत छोटे साइज का होता है, माइक्रो साइज का होता है, और उसकी हमें बड़ी इमेज देखनी होती है। इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट के पास छोटे साइज का लेंस रखना होता है और आई के पास थोड़े बड़े साइज का लेंस रखना होता है। लेकिन टेलीस्कोप के केस में क्या होता है बच्चों, हमें बहुत दूर और बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की एक छोटी सी इमेज बना के देखनी है। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट के पास क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा वाला लेंस रखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, ज्यादा है। और आई के पास हम छोटे वाला लेंस रखते हैं। तो कई बार ये डिफरेंस पूछ लेते हैं कि भाई टेलीस्कोप में पहला लेंस बड़ा होगा या दूसरा, या आपको वैल्यू दे देंगे कि ये दो लेंस है, माइक्रोस्कोप बनाना है तो आप किसको पहले रखोगे? जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसको पहले, जिसकी ज्यादा होगी उसको बाद में, माइक्रोस्कोप के केस में। और टेलीस्कोप में उल्टा हो जाएगा, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसको पहले रखेंगे और जिसकी फोकल लेंथ कम उसे हम बाद में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद कर लेना है। तो अब रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो टेलीस्कोप बनाना है हमें ज्यादा से ज्यादा रेस चाहिए, बहुत दूर से आ रही है। तो हमने फर्स्ट लेंस दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ थोड़ी ज्यादा ले ली, मीन्स बड़ा ले लिया। और ये जो टेलीस्कोप है आपको लग रहा है ऐसा सीधा, लेकिन टेलीस्कोप हम देखते कैसे है? स्काई की तरफ फेस करके, यानी टेलीस्कोप को हम एक एंगल पर ऐसे मोड़ के देखते हैं। तो रेज जो है वो एक एंगल पर आपके इंसिडेंट होती है। और अगर आप उसको सीधा रखोगे तो एंगल पे, और टेढ़ा रखोगे तो बिल्कुल पैरेलल। तो हमने अभी अपना ओरिएंटेशन टेलीस्कोप का स्ट्रेट रख रखा है, तो इसका मतलब रेज कैसे आ रही है? एंगल पर आ रही है, ठीक है, क्योंकि स्काई से आ रही है ना, उसको सामने से नहीं आता। तो टेलीस्कोप अगर हमने सीधा रखा हुआ है तो रेस एंगल पर आएंगी, और अगर आप टेलीस्कोप टेढ़ा कर दोगे तो रेस पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। तो ये अब आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं, किसी एंगल पर आ रही है। और कितने एंगल पर आ रही है? अब ऑब्जेक्ट से रे आ रही है तो इस एंगल को हम अल्फा ले लेंगे। अब ये रे, तीन रे हमने ली जो कि इंफिनिटी से आ रही है। तो मैंने ये बता दिया आपको, कई बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं मैम इंफिनिटी से तो जो रेज आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। लेकिन ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप को अगर आप ऐसे टेढ़ा रखोगे तो पैरेलल आएगी, लेकिन अभी हमने इसको सीधा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी रेज आ रही है,
और अगर ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है, वैसे तो एक दूसरे के पैरेलल चल रही है ये, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो ये फोकल लेंथ से भी पास नहीं होंगी। तो यानी ये जहां मीट करेगी, कई बार बच्चे इसको फोकल लेंथ मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये फोकल लेंथ नहीं है क्योंकि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। समझ गए आप लोग? तो कोई भी तीन रेस हमने एक दूसरे के पैरेलल तो ले ली, लेकिन एक एंगल पर इंसिडेंट हो रही है ऑप्टिकल सेंटर पे, तो फिर कहीं ना कहीं, अब आपको पता है ये कन्वेक्स लेंस है, तो कहीं ना कहीं ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलाने की कोशिश करेगा इनको। और हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलने से पहले ये तो मिल गई, ये नहीं मिली और ये मिलने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं ये तीनों रिफ्रैक्टेड रेस मीट कर जाएंगी। जहां मीट कर जाएंगी वहां हमारी क्या बन जाएगी, एक इमेज। इसको नाम क्या दे दिया हमने, ए डैश बी डैश। और हम इसको, क्योंकि हमें इमेज कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी पे, तो हम इसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को कि जहां इमेज बन रही है वहीं पर आपकी आईपीस की भी फोकल लेंथ है और वहीं पर आपकी ऑब्जेक्ट की भी फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इस तरीके से इसमें एडजस्टमेंट की हुई है कि तीनों पॉइंट मींस इमेज भी, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस भी एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव भी सेम पॉइंट पर आपको मिलेंगे। तो ये अब आपकी इमेज बन गई, लेकिन एक लेंस ने इतनी बढ़िया इमेज हमें नहीं बना के दी, तो हम क्या करेंगे, एक और लेंस का यूज करेंगे। और अब ये लेंस के लिए ये हमारी किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से एक रे गई पैरेलल, देखो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये तो कहां से पास होगी, फोकस से। ठीक है, यहाँ से चलेगी। दूसरी रे हमने सेंड की ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये तो जैसे जाएगी वैसे वापस। और हमने क्या देखा, ये कहीं नहीं मिल रही। और क्यों मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमने, फोकस पे ही तो रखा हुआ है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो आपको पता है इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। आप इसे इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, कहीं भी ये रेस मीट नहीं करेगी, यानी फाइनल इमेज आपकी कहाँ बन गई, इन्फिनिटी पे बन गई। तो रे डायग्राम क्लियर हो गया। अब हम मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बीटा अपॉन अल्फा, या एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं इसको। और बीटा अल्फा काम के नहीं है, टेंजेंट लगाना पड़ेगा, लगा दिया। अब आते हैं एंगल पर। अगर ये एंगल अल्फा है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपका अल्फा होगा। और ये आपकी इमेज है, आपको एक इमेज दिख रही है और तो कोई दिख रही नहीं, तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो आपके अल्फा और बीटा एंगल बन गए एक ही पोजीशन से। आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लोगे और एक ही पोजीशन से यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, दो एंगल बन गए। पोजीशन आपको सेम रखनी है ऑब्जेक्ट और इमेज की, और एंगल बना देना है। ठीक है, तो ये एंगल हमारे बन गए अल्फा एंड बीटा। पुट करते हैं वैल्यू टेंजेंट बीटा की। टेंजेंट बीटा कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये वाली, दैट मींस ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, टेंजेंट बीटा की, ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश। अब अल्फा के लिए ये वाली ट्रायंगल। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे कहेंगे कि इसी के साथ एंगल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट की हाइट होती तो हम पैरेलल लेके सेम सेंटर पे बना देते दोनों का एंगल, बट ऑब्जेक्ट की हाइट भी तो नहीं है, तो इसीलिए इस साइड हम अल्फा एंगल बनाएंगे और इस साइड हम बीटा। लेकिन डिस्टेंस हमने एक ही कंसीडर किया, मतलब कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई काम तो कर रहे हैं, या तो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन एक मान के चल रहे हैं, या जो जहां एंगल बन रहा है वो पोजीशन एक मान के चल रहे हैं। दोनों को एक ही ओरिएंटेशन से देख रहे हैं कि यहीं से अल्फा और यहीं से बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंजेंट बीटा की वैल्यू। अब अल्फा के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, तो ये वैल्यू टेंजेंट अल्फा की। अब देख रहे हो ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश क्या वैल्यू आ गई, ओ बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश। अब ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश, सेंटर से बी डैश क्या है, ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये उसकी क्या है, फोकल लेंथ भी तो है।
इमेज भी है, लेकिन इमेज हमें नहीं पता, इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता, इमेज कहाँ बन रही है। मैंने आपको पहले भी कहा वी और यू की टर्म में हम अवॉइड करेंगे आंसर, हम उसको कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ की टर्म्स में, लेंथ की टर्म में, या डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की टर्म में। तो हम यहाँ पर वी नहीं पुट करेंगे, हम बल्कि इसको क्या राइट कर देंगे एफ ओ, क्योंकि ओ बी डैश फोकल लेंथ भी है तो ऊपर हमने राइट कर दिया एफ ओ। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइड में क्या है ओ डैश बी डैश, यानी ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट भी है लेकिन यू नहीं पुट करेंगे, ये इस लेंस के फोकल लेंथ पे भी तो रखा हुआ है, तो अब हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे एफ ई, लेकिन कहाँ है लेफ्ट साइड में है ऑब्जेक्ट, तो फिर एफ ई के साथ कौन सा साइन आ जाएगा नेगेटिव। तो फाइनल आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन कितनी आ गई माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। रे डायग्राम अगर आपको क्लियर होगा, आपको ये पता होगा कि कहाँ एफ ओ है कहाँ एफ ई है, तभी आप यहाँ पर पुट कर पाओगे वैल्यू, ठीक है, तभी आपका एक दो स्टेप में ही आंसर हो पाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब आपको फाइनल इमेज किसी ना किसी लीस्ट डिस्टेंस पे बनानी है, तो अगर आपको बनानी है तो आपको ऑब्जेक्ट को उसकी फोकल लेंथ से क्या रखना पड़ेगा पहले, ताकि सेम साइड पे इस साइड पे इमेज बन जाए। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका आईपीस लेंस, फोकल लेंथ ऑब्वियसली फिर इस साइड हो जाएगी और ऑब्जेक्ट यहाँ, मींस ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से भी कहाँ रखा होगा पहले रखा होगा। ऑलमोस्ट सेम कंस्ट्रक्शन है, बस इसमें बी डैश एफ ई और एफ ओ सेम पॉइंट पे थे, इसमें बी डैश और एफ ओ तो सेम पॉइंट पर होंगे बट एफ ई थोड़ा सा इधर आ गया। क्यों? क्योंकि अब इमेज इंफिनिटी पर नहीं चाहिए, कहाँ चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फिर भी एक बार रे डायग्राम देखते हैं, इसमें फिर वही ऑब्जेक्टिव लेंस हमने थोड़ा बड़ा साइज का लिया और आई थोड़ा छोटे साइज का, रे आ रही है पैरेलल लेकिन इंसिडेंट हुई एट एन एंगल अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा अल्फा। फिर उसके बाद ये रेज मुड़ती जाएंगी, ये तीनों रेज जहां मिल गई वहां हमारी क्या बन गई इमेज, क्या नाम दे दिया इसका ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज बनी है इस लेंस के लिए वो सेकंड वाले लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगी ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये रह गई पैरेलल, ठीक है। उसके बाद पैरेलल जा रही है तो कहां से पास होगी फोकस में से एफ ई, दूसरी रे सेंटर से जो जा रही है वो ऐसे जाएगी, और हम क्या देख रहे हैं ये दोनों रे कहीं मीट नहीं करेगी उस साइड तो, लेकिन कोई बात नहीं, इनको हमने पीछे खींचा, ठीक है, तो पीछे खींचने पर ये हमें यहाँ इमेज बनाती हुई दिखाई देगी, और इसे फिर हमने परपेंडिकुलर डाल के प्रिंसिपल एक्सिस तक बना दिया, यानी ये हाइट अब हमारी क्या हो गई फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। तो फाइनल इमेज कहीं ना कहीं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन गई, जो कि एक्चुअली में इक्वल होगी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के भी, क्योंकि मैंने आपको पहले माइक्रोस्कोप में भी बताया था कि ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं दोनों लेंस के बीच का, इसी को हम लेंथ बोलते हैं, और हम इमेज भी कुछ ऐसा ही कंस्ट्रक्ट करते हैं कि इमेज पूरी लेंथ पे बने, या एक थोड़ा बहुत अगर एरर आ भी गया तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। तो ये हमारा रे डायग्राम क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब बात है मैग्नीफाइंग पावर की। अब मैग्नीफाइंग पावर के लिए एंगल चाहिए, अल्फा एंगल तो बन चुका है, इमेज कौन से का एंगल बनाएगी बीटा। अब ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा बीटा, थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं, ठीक है, ये बड़े वाला भी और ये छोटे वाला भी, लेकिन हम पहले छोटे वाले से कर चुके हैं तो बार बार क्यों चेंज करें, सेम यही करते हैं, ठीक है। हम एक ये छोटी वाली ट्रायंगल ले लेंगे और एक ये वाली ट्रायंगल जो पहले ली थी यही ले लेंगे। हम ये बड़ी वाली इमेज, हालांकि इसमें इमेज नहीं बन रही थी तो हमने कोई और ट्रायंगल नहीं बनाई, हमने यही दो छोटी छोटी ले ली, लेकिन इसमें बन रही है, लेकिन फिर भी अब हो गया, एक बार क्यों बार बार चेंज करें, तो यही ले लेते हैं। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर की बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा के लिए टेंजेंट लगाना पड़ेगा, टेंजेंट बीटा की सेम यही वैल्यू क्या होगी ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश, यही सेम डिस्टेंस है, और टेंजेंट अल्फा की पहले वाली वैल्यू हुई ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ये वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल, ओ बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश सेम ही वैल्यू, लेकिन
उस केस में अलग पैरामीटर्स थे, अब अलग आएंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास m, सोचो खुद देखो, आंसर मत देखो, ओ बी डैश, ओ बी डैश, इस ऑप्टिकल सेंटर से ये बी डैश मींस इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, इसकी फोकल लेंथ भी तो है, इसके लिए ये इसकी इमेज भी है, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट से पहले ये इसकी फोकल लेंथ भी है। तो यहाँ हमने क्या पुट कर दिया, एफ ओ राइट साइड है तो वो पॉजिटिव है, ये माइनस दूसरे के लिए आएगा, ठीक है। अब ओ डैश बी डैश यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अब ये इसकी फोकल लेंथ तो नहीं रहा क्योंकि फोकल लेंथ आई पीस की है ना, यही है ना, इस साइड हो गया। तो अब ये इसके लिए किसकी तरह काम कर रहा है, इमेज की तरह काम कर रहा है, ये वाला जो ए डैश बी डैश है, तो ये हो जाएगा यू, और कौन सा लेंस है ये, आई पीस, तो यू ई, लेकिन नेगेटिव साइड लेंस के लेफ्ट साइड है ना, तो माइनस यू ई। ये आ गया आपके पास मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जैसा हमने माइक्रोस्कोप में किया था, वो ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस, ऐसा उसकी मैग्नीफाइंग पावर ऐसे कुछ इस तरीके से करेंगे। तो क्या करेंगे हम लेंस फॉर्मूला लेंगे। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। और अगर हम इसको टोटल आईपीस के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो fe ve माइनस ue, मतलब इन सबके सबस्क्रिप्ट में ई लगा देंगे। उसके बाद बोथ साइड देखो, हमें मैग्नीफाइंग पावर में चाहिए -f/ue, ue तो मिल गया डिवाइडेड, माइनस भी मिल गया, तो इसको बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, fo से। क्या आ जाएगा f/fe, ठीक है, f/v f/ue, इस इक्वेशन को दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देना, fo से। तो -f/ue, अब ये हमारे पास माइनस ही चाहिए ना हमें मैग्नीफाइंग, तो इसको यही रहने दिया, ये पॉजिटिव है, इसको इस साइड है, तो क्या हो गया f/fe - fo/ve। यही सेम इक्वेशन को थोड़ा इस फॉर्म में राइट कर दिया क्योंकि हमें ये अलग चाहिए, ये हमारा किसके इक्वल है, मैग्नीफाइंग पावर के। तो -f/ue इसके इक्वल हो गया बच्चों f/fe - fo/ve। और यही जो हमारी मैग्नीफाइंग पावर आई है, सॉरी ये जो वैल्यू है यही हमारी किसके इक्वल है, मैग्नीफाइंग पावर के भी तो इक्वल है। और इसको उसी तरीके से मैंने आपको पहले बोला, जैसा सिंपल में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किया था, कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो हम इसमें से FO/FE इस इक्वेशन में से कॉमन लेंगे। जैसे ही हमने इसमें से ये FO/FE कॉमन लिया, इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, FO/FE कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, FO/FE से बोथ साइड क्या कर देना, डिवाइड, यहाँ नहीं करते, यहाँ कर देते हैं, बोथ साइड FO/FE से क्या करना, डिवाइड। और जब आप FO/FE से डिवाइड करोगे तो पूरा कैंसिल, 1, यहाँ FO से FO तो कैंसिल, बट FE जो डिवाइड था वो इधर आके क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई। समझ गए आप लोग। तो ये वैल्यू आ जाएगी m = इसको पूरे को m राइट कर दिया -FO/UE, FO/FE कॉमन लिया तो अंदर रह गया 1 - FE/VE। तो m किसके इक्वल हो गया, -FO/UE FO/FE। ये देख रहे हो ना, ये किसकी फोकल लेंथ आ रही है, आपकी मैग्नीफाइंग पावर जब इमेज का बन रही हो इंफिनिटी। और ब्रैकेट में क्या रह गया, 1 + FE/VE था ना, और VE की जगह हम वापस से क्या पुट कर देंगे, -d, जैसे उसमें किया था। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 1 + FE/d। वहां आता था 1 + D/FE माइक्रोस्कोप में, इसमें उल्टा आता है 1 + FE/d, और वहां आता था -VO/UO, यहाँ आता है FO/FE। तो थोड़ा सा एक बार आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दोनों को कंपेयर करके अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। तो ये आपका टेलीस्कोप कंप्लीट, दोनों की मैग्नीफाइंग पावर होगी, ये फाइनल है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। और आपको सेम इसको भी माइक्रोस्कोप की तरह अच्छे से रे डायग्राम्स बना के सॉल्व करके राइट करके देखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।